हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज से अपनी क्लासेस हैं जो कि रेगुलर रहने वाली हैं। कई दिन से आपकी छुट्टियां चल रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए आपकी 3-4 दिन से छुट्टियां चल रही थी। अब आपकी क्लास जो रहेगी रेगुलर रहेगी। तो आज अपन शुरू करेंगे। शुरू क्या, अपन जो पार्ट चल रहा था UP PGT 2009 का, उसी को आगे चलाएंगे। उसमें अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पार्ट अपन इसको देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है साथ में ही UGC नेट का, उसका भी PYQ जिसमें चलाएंगे। कंप्लीट PYQ जो आपका रहेगा, जो कि किस आपके जो पेपर होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, GS बाय दिवाकर सर। प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्स एंड बैचेस सभी देखने को मिल जाएंगे। चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं सेशन का। इसमें ये कह रहा है, कौन एक कथन सही नहीं पूछा गया है। तो जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग हेतु कपास का आयात नहीं करता है, सही है पूछा गया है इसमें। तो इसमें जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए कपास का आयात नहीं करता है कहा गया है। लेकिन अगर इसमें कहा जाता कि आयात करता है तो ये क्वेश्चन, ये आपका जो सही हो जाता ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आयात करता है जापान। जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है, ये आपका सही है और बिल्कुल सही बोल रहा है। बाकी की, जापान के होक्काइडो द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग सबसे अधिक विकसित है, ये गलत हो जाएगा। जापान की 3/4 जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप वहाँ पे इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, तो 3/4 जनसंख्या वहाँ की प्राइमरी सेक्टर में कैसे पहुँच जाएंगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सूर्योदय का देश जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट के निकट पश्चिमी प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में अवस्थित है। किस तरह की आकृति बनी हुई है इसकी? इस तरह की आकृति इसकी बनी हुई है। इसमें लगभग 3900 द्वीप हैं। जापान में वायु की दिशाएं तथा वर्षा का प्रतिरूप दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी प्रदेशों से मिलता जुलता रहता है। प्रशांत महासागरीय तटों पर जून जुलाई में वर्षा होती है, जबकि देश के उत्तर पूर्वी तटों पर सर्दियों के मानसून में वर्षा होती है। तो यही ऑप्शन उसमें दिया गया था कि जाड़े में वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, कौन एक कथन सही है। इसमें भी कोई एक सही दिया गया है, बाकी के 3 जो कथन है आपके वो गलत दिए गए हैं। पहला कह रहा है इसमें, प्रायद्वीप भारत आर्किन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है, गलत हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, जो समुद्री निमज्जन है वो हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम भूस्खलन नदियों में से एक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं ये, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। विंध्यन समूह की चट्टानों में लौह अयस्क सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जो विंध्यन समूह की चट्टानें हैं उसमें लौह अयस्क सर्वाधिक नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूस्खलन नदियों में से एक है। इसका विस्तार गुजरात से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली 800 किलोमीटर तक है, जबकि प्रायद्वीप भारत का पश्चिमी तट समुद्री निमज्जन से प्रभावित हुआ है। साथ ही धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं और विंध्यन समूह की चट्टानों में लौह अयस्क लगभग कैसे रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। उसमें क्या बोला गया था कि सबसे अधिक लौह अयस्क मिलते हैं, तो इसलिए वो भी ऑप्शन आपका जो डी है ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, उनके राज्य दिए गए हैं, कौन सुमेलित है ये पूछा गया है। तो कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में है, सही हो जाएगा। इंद्रावती झारखंड में ना होकर के ये भी कहाँ पे हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ओरंग ये आपका असम में हो जाएगा, ना कि मेघालय में हो जाएगा। और नामदफा ये असम में ना होकर के अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो जाएगा। बाकी के तीनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, लेकिन गलत के भी आप राज्य इधर याद रखेंगे। तीनों राज्य हैं, तीनों उनके राष्ट्रीय उद्यान हैं, सभी के आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोष युक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है, क्या कहलाता है इसका?
मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मृदा निश्चलीकरण। तो जो दोष युक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला जो प्रदूषण होता है उसको कहा जाता है मृदा निश्चलीकरण। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे अपन इसकी। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण मृदा निश्चलीकरण कहलाता है। इस प्रकार के प्रदूषण में मृदा के प्रमुख पोषक तत्वों के ऊपरी सतह से निचले सतह में चले जाते हैं। जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो निश्चलीकरण होता है मृदा में, उससे क्या होता है, जो पोषक तत्व उसके ऊपर सतह ऊपर होते हैं वो क्या कहलाते, वो चले जाते हैं मृदा के नीचे चले जाते हैं और उसमें जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ मतलब हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि वो जो पोषक तत्व ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण को रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है या फिर नदियों में अपसादीकरण कम करता है। मृदा ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में पूछा गया है तो ये इसमें नदियों में अपसादीकरण को ये कम करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से मृदा अपरदन घटता है और प्रदूषण में भी रुकता है। सिंचित भूमि में वृद्धि होती है, लेकिन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष अपसादीकरण कम हो जाने से इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बाढ़ के समय अपसादीकरण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके असरसन रीजन का है, इसको देख लेते हैं। वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। ठीक है, अगर वनों का विनाश करेंगे तो मृदा का अपरदन होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ठीक है, लेकिन इनका क्या हो रहा है, कारण जो है वो सही नहीं है। वनों के विनाश से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ये अलग हो गया फैक्ट। एंड अगर तीव्र मृदा अपरदन होगा, ये किससे होता है, नदियों में बाढ़ आती है, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कहीं से इसकी भी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है तथा तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। ये क्या है, पहली जो घटना है दूसरी घटना का कारण है, जबकि जो प्रश्न है पहली घटना को कथन या दूसरी घटना कारण के कार्य में देखती है, तो यानी कि क्या है, कारण नहीं दिया गया है किसी का भी, इसीलिए कारण नहीं होगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आपकी जो आकृतियाँ दी गई हैं, कौन सी आकृति किसके द्वारा बनती है? टोम्बोलो, ये किसके द्वारा बनती है, आपके समुद्री लहरों के द्वारा। टोम्बोलो किसके द्वारा बनती है, समुद्री लहरों के द्वारा बनती है। श्रृंगपुच्छ बनता है हिमनद के द्वारा। अवनमित कुंड बनता है सरिता के द्वारा और सरकुंड बनता है भूमिगत जल के द्वारा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कोपेन ने हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश हेतु किया हुआ है? किसके लिए किया गया था हेकिस्टो का? टुंड्रा प्रदेशों के लिए, शीतोष्ण प्रदेशों के लिए, मानसूनी प्रदेशों के लिए या फिर गर्म प्रदेशों के लिए? तो जो हेकिस्टोथर्मल था उन्होंने टुंड्रा प्रदेशों के लिए यूज किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। हेकिस्टोथर्मल मंडल के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो टुंड्रा प्रदेशों की सतह हिमीकृत यानी कि कैसे रहते हैं, बर्फ से जमे हुए सतह पर पनप सकते हैं वो। यहाँ की लिथोसॉल मिट्टियों में केवल लाइकेन और मांस ही विकसित हो पाते हैं। कोपेन महोदय ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडल, 5 कौन कौन से थे? मेगाथर्मल, जेरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल एंड हेकिस्टोथर्मल। ये 5 मंडल किसने बताए थे? कैंडोल ने बताए थे, लेकिन कोपेन ने भी इस पर काम किया हुआ है। हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व की जलवायु 5 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिनका नाम क्या रखा गया है? कैपिटल लेटर में ए, बी, सी, डी एंड ई रखा गया है। ठीक है, तो ए फॉर मेगाथर्मल हो जाएगा, बी फॉर जेरोफाइट, मेसोथर्मल हो जाएगा, सी फॉर माइक्रोथर्मल हो जाएगा, डी फॉर एंड ई फॉर हो जाएगा हेकिस्टोथर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये देश में है, देश के नाम दिए गए हैं तथा कुछ स्थानांतरणशील कृषि दी गई हैं और इनमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इनको देख लेते हैं। रोडेशिया में कृषि मिलती है। मिल्पा ठीक है। ब्राज़ील में मिलती है रोक्का, ये भी ठीक है।
इंडोनेशिया में ताबी ताबी नहीं मिलती है, इंडोनेशिया में आपको लदांग मिलेगी, सूडान में नगासू मिलेगी। ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो सही नहीं पूछा गया है हो जाएगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी के सभी क्या है, गलत हैं। चलिए आगे पूछेंगे। सॉरी, इसमें जो सही का नाम पूछा गया है कौन एक सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? किसने दिया था ये? सी.एफ. रिच्टर ने, एच.एफ. रीड ने, बी. गुटेनबर्ग ने या फिर रॉबर्ट मैलेट ने? तो ये जो कथन दिया था आपका एच.एफ. रीड ने दिया हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, प्राय सभी बड़े भूकंपों में भ्रंश क्रिया देखी जाती है। भूपटल भ्रंश पर आधारित वैज्ञानिक एच.एफ. रीड ने भूकंप के कारणों के संबंध में अपने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। ये किसने कहा था? एच.एफ. रीड ने कहा था कि जो पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग होता है, उसमें जब तनाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, जो अपन प्रेशर पड़ता है, उसके कारण क्या होता है, भूकंप आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक कथन सही है पूछा गया है। एक नत बलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है, गलत हो जाएगा। संपीड़न बल का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। प्रतिबलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं, ये ठीक है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे। नतिलंबी सर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीव्र कगार यहाँ पे नहीं बनते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। इस हिसाब से आपका बी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई एक पूछा गया था, पर आप दोनों को याद रखेंगे। एक नति बलन के निर्माण में लंबवत संचलन का हाथ होता है। क्षैतिज संचलन द्वारा दो दिशाओं में असमान संपीड़न के कारण भी एक नति बलन का निर्माण हो सकता है। क्या बोला था इसने? उसमें एक नत बलन का जो दो दिशाओं में असमान संपीड़न बल के कारण में एक नत बलन का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका निर्माण हो सकता है। प्रतिबलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण बलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है और इस प्रकार के बलन की भुजाएं क्या होती हैं, क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। नतलंबी सर्पण भ्रंशों में कगारों की रचना या तो हो ही नहीं पाती, यदि होती भी हैं तो बहुत कम ऊंची होती हैं, जबकि व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन द्वारा संपीड़न द्वारा होता है। इस प्रकार ये क्या होता है कि बी एंड डी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस सेल पर अपदलन अपक्षय विकसित होता है? कौन सा सेल हो जाएगा ये आपका? बलुआ सेल, डोलोमाइट सेल, ग्रेनाइट सेल या फिर बेसाल्ट? तो ये हो जाएगा आपका अपदलन अपक्षय विकसित होता है ग्रेनाइट सेल पर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ग्रेनाइट सेलों में यह प्रक्रिया अधिक देखने को मिलती है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कैसे क्षेत्रों में मिलती है ये? जहाँ पे जलवायु कैसी होती है, शुष्क होती है, जहाँ दैनिक तापक्रम क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसमें फैलाव और संकुचन की क्रिया जरूर होनी चाहिए। फैलाव संकुचन क्या होता है कि जब दिन तो होता है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में क्या होता है, ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो दिन में जो चट्टानें होती हैं वो फैलती हैं और रात में वही चट्टानें सर्दी के कारण क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, यानी उनमें संकुचन होता है। इसके कारण क्या होता है, अपसल्कन होता है। अपसल्कन क्या होता है, जैसे कि वेदरिंग होती है, इसके प्याज के छिलकों की तरह, अगर आपने जैसे प्याज कभी छीली हो तो उसकी परत परत निकलती जाती है, इसी तरीके से क्या होता है, अपसल्कन होता है। इसके कारण क्या होता है, सेलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक एल्बिडो जो परावर्तित सूर्यातप होता है, ये किसका होता है? परावर्तित सूर्यातप या फिर एल्बिडो होता क्या है? एल्बिडो होता है जो सूर्य की किरणें आती हैं, अपनी जो गर्मी अपन को सूर्यातप मिलता है, ज़मीन पर आता है, तो कौन सबसे ज़्यादा उसको परावर्तित कर देता है, मतलब वापस से उसको सूर्य के पास में भेज देता है। तो वो कौन सबसे ज़्यादा करता है? ये हिमाच्छादित धरातल में सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। सूर्यतप की वह मात्रा जो बिना अवशोषित हुई, यानी कि जो क्या होती है, हिम होती है, वो कम अवशोषित करती है क्योंकि बहुत ठोस होती है, एब्जॉर्ब उसको कम करती है और क्या करती है, ज़्यादातर वो अंतरिक्ष में उसको परावर्तित कर देती है। एल्बिडो ये कहलाती है। हिमाच्छादित धरातल पर यह परावर्तन सर्वाधिक होता है।
कितना होता है ये 70 से 90% के बीच में हिम पर सबसे ज़्यादा होता है। परसेंटेज जरूर याद रखेंगे क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा पूछा गया है, अगली बार आपका परसेंटेज में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। कोरोमंडल तट की पूछी गई है यहाँ पे AMW द्वारा, AS द्वारा, AW द्वारा या फिर CWG द्वारा। तो इसको जो कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की थी कोपेन महोदय ने, AS द्वारा इसको प्रदर्शित किया हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु को AS द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग इनको सम्मिलित किया गया है। इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। क्या होता है, शीतकाल में वर्षा यहाँ पर होती है और जो ग्रीष्मकाल होता है वो शुष्क रह जाता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि शीतकाल में लौटते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट में कैसी वर्षा होती है, लौटते हुए वर्षा होती है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेट धाराओं के लिए सही नहीं है, पूछा गया है। नहीं याद रखेंगे। जेट धाराओं का क्रोड जो होता है 60 नॉट से 200 नॉट गति की पवनें चलती हैं, ठीक हो जाएगा ये आपका। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जेट धाराएं होती हैं मौसम के अनुसार बदलती हैं। उनकी गर्मियों में जो रफ्तार होती है वो कम होती है, सर्दियों में अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र गति से चलती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास से है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर गलत था, वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। व्याख्या इसकी जरूर देख लेंगे। जेट धाराएं क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होती हैं। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के आधार पर बदलती रहती है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुवों के बीच में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में होता है। इसके बदलते हुए स्वरूप के बारे में मौसम वैज्ञानिकों को जानकारी अभी भी नहीं हुई है। जेट स्ट्रीम के पवन वेग मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और ग्रीष्मकाल की अपेक्षा ये शीतकाल में जेट धारा क्या होती है, लगभग 2 गुना रफ्तार से ये बहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कुछ स्थानीय पवन हैं, उनके नाम हैं, देख लेते हैं इनको। खमसिन चलती हैं आपकी उत्तरी अमेरिका में। हरमट्टन चलती हैं, नहीं सॉरी, खमसिन चलती हैं आपके मिस्र में एंड हरमट्टन चलती हैं आपके उत्तरी अफ्रीका में। मिस्ट्रल चलती हैं फ्रांस में एंड चिनूक जो चलती हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो रहा है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए इनको देख लेंगे। खमसिन उत्तरी मिस्र में चलती है, हरमट्टन उत्तरी अफ्रीका में चलती है, मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, चिनूक उत्तरी अमेरिका में चलती है। चारों पवन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पवनें हैं। पवनें जितनी भी हैं आप सभी को कर लेंगे क्योंकि सभी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है। निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती है, सही हो जाएगा। निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल एवं मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। हाँ, ये भी ठीक है, आपका जल एवं स्थल का एवं मौसम का प्रभाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक हो जाएगा। निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा आपका। और महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ ही निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, इसलिए सी सही हो जाएगा। जो गलत है वो सही हो जाएगा और जो सही है वो गलत हो जाएंगे। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी, ये क्या है, जो एक आयतन है उसका निश्चित है और उसमें जो टोटल नमी होती है उसको बोला जाता है क्या, निरपेक्ष आर्द्रता। ये आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। किसको करती है, जो जलवाष्प होता है उसके वेट को यानी भार को प्रदर्शित करती है। इसे ग्राम घन मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा सागर तट से महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, घटती जाती है। जब कहाँ से जाएंगे आप, भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुवों की ओर और सागर तट से आप जाएंगे महाद्वीपों की ओर में, तो ये क्या होती है, जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो घटती जाती है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तथा रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता कैसी रहती है, अधिक रहती है। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनाड नौक दिखाई देते हैं? मोनाड नौक कब दिखाई पड़ते हैं आपको? प्रारंभिक अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? तो ये दिखाई पड़ते हैं वृद्धावस्था में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। वृद्धावस्था में जलमार्ग ढाल के कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिसमें क्या है, लंबवत अपरदन या फिर घाटी गर्तन नहीं हो पाता है, यानी कि जो स्टीप वेदरिंग होती है आपका वो नहीं हो पाता है। इस अवस्था में नदियां मियांडर बनाती हुई, इस तरह से ये मियांडर्स बनाती हुई चलती हैं और विस्तृत बाढ़ मैदानों का निर्माण ये करती हैं। इस समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन नाम दिया था। जो मैदान बन जाता है उसका, नदियाँ जब अपने वृद्धावस्था में होती हैं तो अपने साथ में जो गाद सिल्ट अवसाद लेके आती हैं उनको छोड़ती चली जाती हैं किनारों पर, तो क्या बनता जाता है, एक मैदान टाइप का बनता जाता है। उसको डेविस महोदय ने नाम दिया था पेनीप्लेन, जिसकी सतह पर उत्तल अवतल अवस्था में कम ऊंचाई वाली अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और पहाड़ियाँ, उनमें क्या छुटपुट छोटी मोटी सी इसमें पहाड़ियाँ हो रह जाती हैं, उनको डेविस ने क्या नाम दिया था, मोनाड नौक की संज्ञा दी थी। ये भी कौन सी अवस्था में मिलेंगी आपको? वृद्धावस्था में मोनाड नौक की संज्ञाएं देखने को मिलेंगी। तो दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कथन दिए गए हैं, सत्य नहीं पूछा गया है। पेनप्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के अधिक क्षैतिज अपरदन के कारण में होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका जो पेनप्लेन बनता है बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट आपके ऑप्शंस इधर देख लेते हैं। पेनीप्लेन बनता है आपका, उसका निर्माण अंतरसरिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। ये भी आपका ठीक हो जाएगा। एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा होता है, गलत हो जाएगा। एच प्लेन का हिमानी के द्वारा अपरदन नहीं होता है। एक और नेक्स्ट दिया है आपका, पैडी प्लेन का निर्माण कई पेडिमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलित रूप से होता है। ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये उप सतह के अपक्षयण से निर्मित मैदान होते हैं। ये भी नदी के द्वारा ही होता है। और जो अपक्षय होता है उनका मतलब अवसाद जो आते हैं उन्हीं के कारण उनका भी निर्माण होता है एच प्लेन का। पेन प्लेन जो बनता है नदी बेसिन के बाहर की ओर प्रसार होता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बाढ़ के मैदान के परस्पर मिल जाने से निर्मित विस्तृत मैदान होते हैं। कई मैदान क्या होते हैं, मिल जाते हैं और क्या बन जाता है, एक बड़ा ही मैदान बन जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया था, पेन प्लेन। पेनीप्लेन ये बनता है आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जलीय चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित आकृति विहीन निचला समतल मैदान होता है, जिसमें कोई आकृति नहीं बनती है, एक खाली प्लेन टाइप का मैदान टाइप का बन जाता है। ये कहाँ पे बनता है, जलवायु प्रदेशों में बनता है। तो यानी कि ये किसके द्वारा बनता है, नदियों के द्वारा ही ये बनता है। नेक्स्ट है आपका पैडी प्लेन जो बनता है अर्ध शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में कई पेडिमेंट के मिलने से निर्मित अत्यंत मंद ढाल वाली समतल सतह, जिसके ऊपर मलबे की पतली परत होती है और जो कैसे होती है, बाद में निक्षेप रहित होती है और वो क्या बन जाता है, एक समतल मैदान टाइप का बन जाता है, जिसको कि पैडी प्लेन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? निक्षेपात्मक नहीं पूछा गया है। आश्चुताश्म, निश्चुताश्म, कांद्रा स्तंभ या फिर काष्ठ खिड़की। तो उसमें निक्षेपात्मक नहीं पूछा गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो काष्ठ खिड़की बनती है ये निक्षेपात्मक नहीं है, अपरदनात्मक क्रिया है ये। चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहा जाता है। नाम आप याद रखेंगे। स्पीलियोथेम किसको कहा जाता है, जो चूना पत्थर में कंदराएं होती हैं उसमें जो निक्षेप के द्वारा स्थलाकृति बन जाती हैं उनको बोला जाता है क्या, स्पीलियोथेम। इसमें प्रमुख संघटक कैल्साइट होता है। भूमिगत जल के निक्षेपात्मक स्थल रूप में स्टेलेक्टाइट हो जाएगा, स्टेलेग्माइट हो जाएगा, कंदरा स्तंभ हो जाएगा। ये सब कैसे हो जाएंगे, निक्षेपात्मक हो जाएंगे। जबकि जो काष्ठ खिड़की है भूमिगत जल द्वारा अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा ये बनती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। एक आप पेज लेंगे उसमें बनाएंगे निक्षेपात्मक एंड अपरदनात्मक, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, हिम के द्वारा एंड काष्ठ के द्वारा जो बनती हैं, इन सभी को आप एक साइड में लिखेंगे और उनके
कार्य लिखेंगे, जो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको लिख लेंगे, या बाद में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप डेली इनको देखेंगे 2 से 4 बार, आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। पेपर में इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाठ भूमि पाई जाती है। पाठ भूमि कहाँ पे पाई जाती है? बुंदेलखंड पठार में, दंडकारण्य पठार में, तेलंगाना पठार में, या फिर छोटा नागपुर पठार में। तो ये जो पाठ भूमियाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। छोटा नागपुर के प्लेट्यू में पाठ भूमियाँ पाई जाती हैं। व्याख्या इसकी देख लेंगे। पाठ भूमि छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें मध्य पश्चिमी भाग के लगभग सर्वोच्च ऊंचाई के क्षेत्र को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है, उसका भाग है, उसको किस नाम से जाना जाता है? पाट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ से सभी दिशाओं में विशेषकर पूरब की ओर ऊंचाई तब तक कम होती है जब तक कि यह निचले गंगा के मैदान में समाविष्ट नहीं हो जाता। ये पूरब में क्या होता है, मतलब ढलान इसमें बनती गई है, ऊंचाई इतनी हो गई है कि एंड में जाके गंगा के मैदान में मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बेसाल्ट निर्मित लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं। बेसाल्ट से ढकी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएंगी, इसमें पूछा गया है। सेवारॉय की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, या फिर गड़जात पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ। तो ये हो जाएंगे आपके लावा प्रवाह से ढकी हुई बेसाल्ट से निर्मित राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीप भारत में दरारी उद्भेदन होने से 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का प्रसार हुआ था। इसी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ आ जाएंगी आपकी? राजमहल की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कयाल क्या है? कयाल ऊपरी गंगा मैदान में पाए जाने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र होते हैं। केरल तट पर पाए जाने वाले लेगून्स होते हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कयाल क्या होता है? केरल के तट पर जो लेगून्स पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कयाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके कुछ उद्योग दिए गए हैं, उनके उत्पादन केंद्र दिए गए हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट कहाँ पे है उद्योग इसका? द्वारका में हो जाएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कौन सा हो जाएगा आपका? कोरबा हो जाएगा। लोह इस्पात उद्योग का हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा, लोह इस्पात का भद्रावती हो जाएगा, एवं वस्त्र का हो जाएगा कहाँ पे? फगवाड़ा में। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही से सुमेलित हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो विकास की प्रमुख अवधारणा है, क्या होती है इसकी प्रमुख अवधारणा? संतुलित पारिस्थितिकी विकास, समन्वित पारिस्थितिकी विकास, सतत पारिस्थितिकी विकास, या फिर इनमें से सभी। तो जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, तीनों ही विकास इसमें होने चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी विकास की अवधारणा संतुलित, समन्वित एवं सतत होनी चाहिए। ये पारिस्थितिक विकास के अनिवार्य क्या हो जाएंगे? अंग हो जाएंगे। तीनों को ही आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये कुछ मानव वातावरण संबंधी हैं, उनके भूगोलविद हैं, कौन किससे संबंधित हैं इसको देख लेते हैं। संभववाद जो संबंधित है आपके, ये संभववाद से कौन संबंधित हो जाएगा? ब्लॉन्स हो जाएंगे। निश्चयवाद से कौन संबंधित हो जाएंगे? रेटजेल महोदय हो जाएंगे। वैज्ञानिक निश्चयवाद से संबंधित हो जाएंगे गिफिट टेलर, एंड क्रियात्मक संभववाद से संबंधित हो जाएंगे गिफिट टेथम। ठीक है, ये आपके चारों मानव वातावरण संबंध हो जाएंगे, उनसे संबंधित भूगोलविद हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है? द्वैतवाद का जो सबसे पहले जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है बारेनियस महोदय को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बर्नार्ड बारेनियस हैं, 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता रहे थे। कहाँ के थे ये? जर्मन के थे। बारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्या किया था? क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतवाद की आधारशिला रखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस किस की रखी थी? क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल में बारेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, भाषाई दृष्टि से आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से
देश सम्मिलित हैं। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत पूछा गया है। कनाडा एवं ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी द्वीप समूहों के देश। तो इसमें सही हो जाएगा भाषाई के आधार पर कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तारिम बेसिन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तारिम बेसिन में आपको गर्म मरुस्थल जलवायु देखने को मिलती है, या फिर शीत मरुस्थल, या फिर शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है, या फिर सागर तटीय जलवायु देखने को मिलती है। जो तारिम बेसिन है आपका, यहाँ पे आपको शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चीन का है तारिम बेसिन, यहाँ पे शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। चीन में मरुस्थलीय झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ जलवायु महाद्वीपीय शीतोष्ण प्रकार की है। हवाएं तेज चलती हैं। मिट्टी जो कैसी होती है यहाँ पे, अनउपजाऊ होती है। ये जुगेरियन बेसिन, तारिम बेसिन, सैदाम बेसिन पर पाए जाते हैं। ठीक है, कई सारे बेसिन्स में यहाँ पर कैसी होती है, मिट्टी अनउपजाऊ है। प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। फिलीपाइंस को, जापान को, ताइवान को, या फिर दक्षिणी कोरिया को। ये कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपके बहुत ही जो अपन ध्यान नहीं देते हैं वो वाले पूछ लिए जाते हैं। एक सिर्फ जैसे कि नदियों का देश किसको कहा जाता है, झीलों का देश किसको कहा जाता है, इस तरह से की भी आप अगर दिख जाता है कहीं पे तो आप उसको याद रखेंगे। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सूर्योदय का देश कहा जाता है प्रथम जापान को। जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है। जापानी भाषा में इसको निप्पन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। लगभग 3900 द्वीपों का देश है। इसमें से केवल 4 प्रमुख द्वीप हैं। 4 प्रमुख द्वीप कौन कौन से हो जाएंगे, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु एवं शिकोकू इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, याद रखेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके कुछ चक्रवात दिए गए हैं, उनके उत्पत्ति क्षेत्र दिए गए हैं। हरिकेन आपको देखने को मिलता है कैरिबियन सागर में, और जो टाइफून है आपको वो मिलता है पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर व चीन सागर में। बिलीबिली मिलता है आपको पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और चक्रवात मिलता है आपको कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, 3 1 4 2। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सम्मिलित हो रहा होगा वो अपन लगा देंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो रहा है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ अपन इतना ही देखेंगे, और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करें। एंड और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।